नमस्कार, डिजिटल ऑफ इंडिया 24/7 आपकी बात जनता तक चैनल में आपका स्वागत है। मैं जीतू कौशिक आया हूं आज फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के अंदर और मिलाने वाला हूं आपको फोर्टिस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता से। जानना चाहते हैं जैसे कोविड के मामले आजकल चल रहे हैं, डॉक्टर साहब की क्या राय है। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल ऑफ इंडिया। नमस्कार डॉक्टर साहब, देखिए आपको पता ही है कि किस तरह से हॉस्पिटल में कोविड के केसेस आ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा आपको जनता जानना चाहती है कि किस तरह से अभी आप ले रहे हैं इस कोविड की जो सेकेंड वेव आई है वो बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही बहुत सारे केसेस इसने इन्वॉल्व कर लिए हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों की घरों में भी मौत हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई भी हमारी कम पड़ गई है, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऐसे मरीजों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अभी तक ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कितना और नुकसान करेगा, कितना ये नरसंहार करेगा। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन लोगों को ये कम इफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए आगे भी ध्यान रखना है कि हमें सबको वैक्सीनेशन करवाना है, ताकि अगर कोई थर्ड वेव आने वाली है तो वो ना आए, और अगर आए भी तो हम उसको ढंग से चैलेंजिंग वे में संभाल सकें। हमारे देश की जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी चरमराया हुआ है और इस बार वो एक्सपोज हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे और इसको आगे भी कोई इस तरह की पेंडेमिक आने वाले हों तो उसके लिए हमारी तैयारी पहले से बहुत अच्छी हो। अभी अस्पतालों की हालत क्या चल रही है, बेड है अस्पतालों में या नहीं? जहाँ तक बेड का सवाल है, बेड के बहुत सारे प्रोविजंस हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि बेड की थोड़ी सी शॉर्टेज है। हर पेशेंट जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आता है, वल्नरेबल ग्रुप में आता है, उसको बेड नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी पेशेंट जो इस तरह के हैं उनको होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन से ही काम चलाना पड़ रहा है। अभी देखने में आया कि युवा वर्ग के ऊपर इसका काफ़ी प्रकोप है, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे बचाव कर पाए हम? हमने इस बार देखा है कि काफ़ी युवा लोग, स्पेशली जिनकी उम्र 30 से 40 या 45 साल तक है, उनको हुआ है। उसका एक कारण ये देखा जा सकता है कि एल्डरली पॉपुलेशन काफ़ी हद तक वैक्सीनेट हो गई थी, इसलिए उन पे जो है सीरियस इलनेस जो है वो कम देखी जा रही है। सेकेंडली, इस बार जो लॉकडाउन हुआ है वो पिछली बार की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है, तो बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो मार्केट में अपने बिजनेस के लिए या बाहर निकल रहे हैं, तो शायद उनको संक्रमण ज़्यादा हो रहा है। इस बार का वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा घातक है स्प्रेड होने के लिए, इसलिए हर परिवार में कोई ना कोई जरूर इन्फेक्टेड है, और जब इन्फेक्टेड होगा तो उसमें कुछ सीरियस इलनेसेस भी होंगी, और जब सीरियस इलनेस होंगी तो यंग लोगों की मृत्यु भी होगी। देखिए, ये तो रही थोड़ा सा कोरोना को बताने के बाद, और डॉक्टर साहब ने बताया भी, लेकिन आजकल लोग बहुत डर रहे हैं, तो उस डर को ख़त्म करने के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। डॉक्टर साहब फोर्टिस अस्पताल नोएडा के अंदर न्यूरो सर्जन के डायरेक्टर हैं, तो सर ये जानना चाहूँगा कि किस तरह ले युवा वर्ग अपने इस कोरोना को, किस तरह ले, मतलब क्या पॉजिटिव थे वे आप में जानना चाहेंगे कि भाई लोग इससे लड़ें। देखिए, मैं आपके सामने एक्सेप्ट करूंगा कि इस बार की कोरोना की वेव देख के, इतने ज़्यादा पेशेंट्स को देख के, जो इस बार मॉर्टेलिटी हो रही है, सीवियर इलनेस हो रही है, उसको देख के मैं भी घबरा गया। और इसमें घबराने वाली बात है, क्योंकि जैसा आपको बताया कि हेल्थ सिस्टम जो है हमारा इतने ज़्यादा पेशेंट्स को कैटर करने के लिए नहीं है सक्षम, और इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। और लेकिन फिर भी हमारे को जीना है, जीने की आस नहीं छोड़नी है, हमें फाइट करना है, और उसके लिए हमारे को अपने मेंटल बैलेंस को ठीक रखना ज़रूरी है। 3 टाइप के लोग हैं। एक लोग वो हैं जिनके घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनके घर में लोग सीरियस हो रहे हैं और कई लोगों को मृत्यु भी हो रही है, तो उस केस में उनको अपने मेंटल बैलेंस को ठीक रखना ज़रूरी है। उनको अपने अलावा अपने बाकी परिवार के लोगों को जो ठीक हैं उनको संभालना है, और ये बहुत मुश्किल की घड़ी है जिसमें उनको अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है, और जो भी बेस्ट पॉसिबल वे है और कोरोना को स्प्रेड होने से रोकना है। उसके बाद दूसरी तरफ लोग आते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, जो कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या और भी लोग हैं जो कि हेल्थ केयर में हेल्प कर रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो। उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। उनके पास टाइम नहीं है, कॉन्स्टेंटली वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उन पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं जिनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन बेड की किल्लत के कारण उनके ऊपर और प्रेशर आ रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको भी एक अलग। जी सर, एक बात पूछना चाहूँगा, लगभग अस्पतालों में बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो लोग अपने घरों में ही अपने को किस तरह से क्वारंटाइन करें, क्या ऐसे काम करें कि जिसके अंदर वो अपने घरों में ही आइसोलेशन में रह सकें? देखिए, गवर्नमेंट ने और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो एम्स वगैरह ने, उन्होंने घर पे होम आइसोलेशन क्वारंटाइन कैसे करना है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर आपकी 90 से नीचे जाती है तो घर पे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, जब तक कि आपके पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या ऑक्सीजन के सिलेंडर ना हो। तो बेहतर ये रहेगा कि ऐसे पेशेंट हॉस्पिटल में आए, पर अगर हॉस्पिटल में बेड की दिक्कत है और मिल नहीं पा रहा है तो आप घर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन जनरेटर से काम चला
सकते हैं। अगर आपका सैचुरेशन 80-85 के बीच में रहता है तो आप इस तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रोन वेंटिलेशन यानी उल्टा लेट के सांस लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपको पता ही है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी लोग घर के अंदर हैं, तो नेगेटिविटी आना एक स्वाभाविक सी बात है। तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, उस नकारात्मक व्यवहार को ख़त्म करने के लिए आप क्या कहेंगे? नेगेटिविटी का जो मेन कारण है इस समय कोविड में, वो है एक डर, क्योंकि कोविड काफ़ी घातक हो गया है। दूसरा, जो न्यूज़ चैनल्स में आता है, जो अखबारों में आता है, उसमें काफ़ी नेगेटिविटी है। बहुत सारे मौत की खबरें आती हैं, बहुत सारे दिक्कतें जो कि हेल्थ केयर सिस्टम जो चरमराया हुआ है उसके बारे में न्यूज़ आती है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी है, जैसे कि बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हर एक आदमी एक डरा हुआ है कि अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो क्या करेगा। तो ऐसे में सिर्फ यही सोचते रहना कि उसको भी बीमारी होगी और वो उसको प्रॉब्लम आएगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। डेफिनेटली जब ज़रूरत पड़ेगी तो सब फैसिलिटीज़ हो जाएंगी। आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब आपको हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको अपने घर में रह के उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है जो कि कोविड को बचाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए जो इंतजाम है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है और हैंड को सैनिटाइज ठीक से करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब तो ये निकल के आ रहा है कि ये टोटली एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो उसमें मास्क का रोल बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग डबल मास्क पहनने के लिए आपको क्या सलाह दे रहे हैं, जो कि बहुत अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से कि वो अपने परिवार में एक दिनचर्या बनाएं, उस दिनचर्या को प्रॉपर्ली फॉलो करें, जिसमें सुबह टाइम पे उठना, सारे लोगों को, बच्चों को भी, अपने बुजुर्ग माता पिता को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को भी यही बोलना है कि सुबह टाइम पे उठें। 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, जिसमें वो अपना सारा दिन का दिनचर्या प्लान कर सकें। उसके बाद लाइट एक्सरसाइज करें। अगर आपके सोसाइटी में घर के आसपास पार्क में अलाउड है तो बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर के अंदर ही बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा। जब आपकी हेल्थ जो अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। आप योग कर सकते हैं, पीटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप टीवी पे, यूट्यूब में देख के भी जो एक्सरसाइजेस हैं जो घर पे पॉसिबल हैं वो सब कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में मिनी जिम बना रखा है, वेट्स ले रखे हैं और अपने घर पर ही वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक शेड्यूल बनाना है अपने खाने पीने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पिछली बार देखा गया था कि उनको ओबेसिटी हो गई थी, उनका वेट बढ़ गया था। तो आपको एक शेड्यूल बनाना है जिसमें आपको 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट करना है, 1 से 2 के बीच में अपना लंच करना है, 5 बजे शाम की चाय पीनी है और 8 बजे तक अपना डिनर खत्म कर देना है, ताकि आपके डिनर और आपके सोने के टाइम के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर हो। ऐसी स्थिति में आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका जो है बॉडी वो हेल्दी रहेगी। तो जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज, फूड और इसके अलावा एक साउंड स्लीप। रात के टाइम पे अगर आपकी कोई ड्यूटी नहीं है या आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज में अवेलेबल नहीं है, तो आप 11 बजे सोइए, सुबह 5 बजे 6 बजे उठिए। 7 घंटे की जो नींद है वो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाती है, आपके इम्यून सिस्टम को उठाती है। और पॉजिटिविटी माइंड में लाना एक बहुत ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। एक टॉपिक है जिसे न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से खुशियां बटोरते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी, आपके एंटीबॉडीज भी बढ़ते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें कि उसने बताया था कि छोटी छोटी खुशियां, जैसे बच्चे ने आपको मम्मी पापा कह के पहली बार बुलाया, या आपके किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया और यार क्या हालचाल है इस तरह बोला, तो उससे आपको खुशी मिलती है। और इसका जो है इम्पैक्ट आपकी एंटीबॉडीज बढ़ाने के लिए होता है। सर, बहुत पते की बात आपने बताई। एज ए न्यूरो सर्जन मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि लोगों के मन से और दिमाग से ही सभी शरीर पे प्रभाव पड़ने शुरू होते हैं, ठीक है? तो आप मेंटली हेल्थ के लिए क्या कहेंगे लोगों को कि किस तरह से अपने दिमाग को, अपने मेंटली हेल्थ को एक प्रिपेयर रखें कि जिससे हम उन रोगों से लड़ने की क्षमता या उसकी शक्ति प्रदान मतलब उनको मिले? देखिए, ऐसा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ द फैमिली की है। जो यंग लोग हैं, जैसे जिनकी उम्र 40 से 50 साल या 60 साल की है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको अपने और अपने अलावा अपने परिवार वालों की भी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, अपने स्पाउस का जो प्रोत्साहन बढ़ाएं और उनको भी एंगेज रखें, ताकि उनके दिमाग में भी नेगेटिविटी ना आए। इस समय एल्डरली लोगों को, बच्चों को घर से निकलना बिल्कुल अलाउड नहीं है और घर से बाहर वो निकल भी नहीं रहे हैं। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है वो डेली नीड्स के सामान के लिए, या कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपने हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बाकी लोगों का ध्यान रखें। ऐसे में जो मैंने बताया आपको कि रेगुलर रूप से एक्सरसाइज, स्लीप और खाने पीने का ध्यान रखना है। इसके अलावा रिक्रिएशन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप घर पे इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड है, जैसे चेस है, जैसे आप ताश खेल सकते हैं। ताश में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो करी जा सकती हैं। ताश खेलना बहुत गलत बात नहीं है अगर आप उसको बिना पैसों के खेलते हैं तो। इसके अलावा आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, जैसे कुछ लोगों को शौक रहा होगा अपने बचपन में म्यूज़िक सीखने का, जो कि वो नहीं सीख पाए होंगे, तो बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेज, यूट्यूब पे क्लासेस अवेलेबल है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी लोगों के पास अपने पास घर में होते हैं, नहीं तो ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हैं। आप म्यूज़िक
की हॉबी डेवलप कर सकते हैं। कुछ लोगों को पेंटिंग का, चित्रकारी करने का शौक़ है, तो वो अपने उन हॉबीज़ को डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे नॉवेल्स अवेलेबल हैं, नॉवेल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है, लेकिन आजकल पढ़ाई नहीं हो पाती है इतनी, तो मैंने ऑडिबल अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है। उसके माध्यम से मैं डेली 2 घंटे किताब सुनता हूँ और उससे मैंने बहुत सारी अपनी किताबें पढ़ ली हैं या निपटा दी हैं। तो ये सब हॉबीज़ आपको जो पसंद है, जो आप नहीं कर पा रहे थे, ये टाइम है जब आप उसको कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसमें भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो आप सुबह 9 बजे शुरू होकर रात के 9 बजे तक अपना वर्क फ्रॉम होम ही करते रहें। आपको अपना स्मार्टली अपना टाइम को डिवाइड करना है, जिसमें आप अपने काम में भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, उनके साथ बैठ के लंच कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और उनको भी रिक्रिएट कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेल्फिश होना है कि वर्क फ्रॉम होम करके आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अपने बॉस को इंप्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी फैमिली की तरफ, और उस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको उनको रिक्रिएशन देके पूरा करना है। साथ में आपको बचाव भी रखना है, बाहर से कोई भी कोरोना का संक्रमण लेके आके अपने घर में नहीं फैलाना है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोग हैं जो सोशली काफ़ी एक्टिव हैं, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप और लोगों की मदद करें, उनको जो ज़रूरत है उनमें हेल्प करें। जैसे आपके आसपास कुछ लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, जिनको कि कोरोना से प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उनके घर खाना पहुंचा सकते हैं, दवाइयाँ पहुंचा सकते हैं, उनसे बात करके उनका आप मोरल बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा समाज में लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, रिक्शे वाले हैं जिनको आप हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ करके भी आप अपने आप को खुश कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरा ये मानना है कि खुश रहने के बहुत तरीके हैं। अगर आपका दिमाग उस तरफ फोकस होगा तो आप ज़रूर खुश रहेंगे और बाकी लोगों को भी आप खुशी बांटेंगे। सर, लगभग मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्वारंटाइन हो रखे हैं, अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए हैं, जो कि पॉजिटिव भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक माध्यम रह जाता है हमारे पास, मोबाइल या टीवी, और उसके अंदर आजकल नकारात्मक खबरें जो हैं बहुत ज़्यादा ऐसी आती हैं, या कोई डेथ हो जाती है उसके लिए लोग डालते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह की एक्टिविटी पे ध्यान दें जिसके भी उनके रिजल्ट ठीक ठाक रहें, या वो पैनिक ना हो थोड़ा? देखिए, मैं भी एक मीडिया चैनल के थ्रू ये बात कर रहा हूँ, पर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे टीवी पे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए छोटी छोटी न्यूज़ को बहुत ज़्यादा सेंसेलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा बोल देते हैं कि आम आदमी जो है उसको सच समझ बैठता है और परेशान हो जाता है। बहुत सारी डिबेट्स मैंने ऐसी देखी जिसमें कि बिना किसी प्लेटफॉर्म के लोग अंधाधुंध बोले जा रहे हैं, जिनका कोई तथ्य नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें। पॉजिटिव न्यूज़ भी होती है टीवी में, बहुत सारे चैनल हैं जो कि बिल्कुल सही न्यूज़ देते हैं, आप उन चैनल्स पे थोड़ा सा फोकस करिए। इसके अलावा आप शेयर मार्केट्स देखिए, बहुत सारे लोगों को शौक होता है, थोड़ा बहुत पैसा आप इन्वेस्ट करिए, एक टारगेट बना लीजिए 1 लाख 2 लाख अपनी पॉकेट के हिसाब से, उसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उसके रिटर्न्स देखिए। शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इस तरह की अगर आप हॉबीज़ बनाएंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत मॉनेटरी गेन भी हो सकता है, तो उससे आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी। व्हाट्सएप पे भी ऑलमोस्ट 80% जो न्यूज़ आती है वो झूठ होती है। कृपया उस पर टोटल बिलीव ना करें, उसको क्रॉस चेक कर लें उसको विश्वास करने से पहले। और बेटर तो यही रहेगा कि आप अपने दोस्तों से बात करें और उनके साथ पॉजिटिव चीज़ें शेयर करें, ताकि आप लोग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ, डेफिनेटली दुख की न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है, तो दुख शेयर करना भी एक ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है डॉक्टर साहब कि लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक पॉजिटिव चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए, प्रधानमंत्री जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव भी चल रहे हैं। बहुत सारा दबाव है उनके ऊपर लॉकडाउन करने का, और लॉकडाउन पार्शली चल भी रहा है। मुझे नहीं पता कि लॉकडाउन कंप्लीट करने से कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा, पर हमें संक्रमण किस तरह से रोकना है। वैसे तो लोगों को पढ़े लिखे हैं लोग, समझदार हैं, कोरोना के बारे में सब जानकारी है। अगर वो अपनी तरफ से पूरे एहतियात बरतते हैं तो डंडे वाला लॉकडाउन करना भी ज़रूरी नहीं है। लोग अपने आप भी उस लॉकडाउन को पूरी तरह फॉलो कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसमें बदमाशी करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग कोरोना को और फैलने में मदद करें। तो प्रधानमंत्री जी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी का पूरी तरह के सरना है। हेल्थ केयर सिस्टम चरमराया हुआ है, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट्स और इंटर्न्स डॉक्टर जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे होते हैं अपनी डॉक्टरी प्रोफेशन का, उन लोगों पे भी बर्डन आ गया है, उनसे ड्यूटीज़ कराई जा रही हैं जिसकी उनको नॉलेज नहीं है।
तो ओवरऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, हमें उनकी तरफ भी सहानुभूति रखनी चाहिए। उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि हम कम से कम बीमार हों, कम से कम बीमारी को फैलाएं, ताकि हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो सब लोगों के लिए उतनी दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जिनकी की डेथ भी हो गई है, क्योंकि पूरे टाइम वो एक्सपोज रहते हैं कोरोना से और उसमें उनके इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। हमारे हॉस्पिटल में भी मैं देख रहा हूँ कि करीब 5 से 10% स्टाफ जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है पिछले 15 दिन में। तो इसलिए आपको एक सहानुभूति हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की तरफ भी होनी चाहिए। वो भगवान नहीं है, वो गॉड नहीं है, वो भी आप लोगों की तरह इंसान है जो कि एक अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। एक कविता डॉक्टर साहब पढ़ना चाहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। जी डॉक्टर साहब बताइए। दिनकर कवि जी की मैं कविता आपको सुनाऊंगा। हो तिमार कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं, सब अकेले हैं, लेकिन फिर आएंगे मेले, साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, इसी परिपाटी पे, इसी कवि की इस लाइनों पे डॉक्टर साहब ने एक पॉजिटिव चीज़ को आगे किया है कि साथ तो लड़ना पड़ेगा, हो तिमर के कितने भी गहरे अंधियारे, निकलना पड़ेगा, प्रकाश की एक ऐसी किरण आएगी जो इस भारत को इस महामारी से निकालेगी। मेरे साथ थे डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो कि न्यूरोसर्जन डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें अपना इस कोरोना लड़ाई को लड़ना है और इससे जीतना है। मैं जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया से कैमरामैन शिव कुमार के साथ, नोएडा।